मैं प्रेम कुमार साहब आपसे इसलिए बात, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, आप भी व्यस्त बहुत रहते हैं, जिसको कहेंगे कि अगर हम वैसे आम भाषा बोले, आपको आज मैं पकड़ पाया हूं। प्रेम कुमार साहब, शुरुआत इसी से करते हैं कि जो भागवत जी ने कल ये कहा था, हम सब लोगों को लगा कि भाई ये बात, लेकिन हो सकता है उस समय लगा कि इनको तो राम जन्मभूमि के सिवा और कुछ दिखता नहीं है, लेकिन आज राहुल गांधी ने उसको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि और कोई देश होता तो ट्रीजन, ये राष्ट्रद्रोह के लिए इनको गिरफ्तार किया जाता और इनके ऊपर मुकदमा चलता। ये क्या दूध का दूध पानी का पानी बोल रहे हैं राहुल गांधी, या ज्यादा तीखा है, या ये कहने की हिम्मत इस देश में किसी और को नहीं है जो साफ साफ कम से कम भागवत जी को और बीजेपी और आरएसएस को आईना दिखाने की हिम्मत कर रहे हैं? प्रेम कुमार साहब जी, शुक्रिया आनंद वर्धन जी। देखिए, राहुल गांधी ने जो भाषण दिया उसमें मोहन भागवत पर जो आक्रमण है उसकी बहुत चर्चा हो रही है। स्वाभाविक है कि मोहन भागवत को एक अलग किस्म से पेश किया जाता है। उनको बोल देना माने जैसे भगवान को किसी ने कुछ बोल दिया हो, इस रूप में देखा जाता है। कैसे बोल सकते हैं आप, हिम्मत कैसे हुई वाली बात होती है। लेकिन उसी समय राहुल गांधी ने जो एक और महत्वपूर्ण बात कही है वो कि हमारी लड़ाई जो विचारधारा की है उसमें एक तरफ बीजेपी है, संघ है और स्टेट इटसेल्फ कहा है। ये जो बात है जिसको लेकर उन पर अटैक भी हो रहे हैं कि भारत के खिलाफ ये बात बोल रहे हैं, लेकिन उनके बोलने का पूरा भाव ये है कि बीजेपी, आरएसएस, उसकी सरकार और एजेंसियों पर जो उन्होंने कब्जा कर रखा है, तो इसलिए हमारी लड़ाई जो है केवल राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ रही, हमें तो सबसे खिलाफ लड़ना पड़ रहा है। तो यहां पर एक जवाब देने की भी आवश्यकता है कि राहुल गांधी स्टेट से बगावत वाली बात नहीं कर रहे हैं, जैसा कि बताया जाना शुरू हुआ है और आगे बढ़ेगी ये बात। राहुल गांधी कह रहे हैं, अब जैसे इमरजेंसी की बात थी तो इमरजेंसी स्टेट ही था भाई, सरकार जो थी उसने इमरजेंसी लगाई थी, तो इमरजेंसी के विरोध में जो लोग उतरे तो वो क्या बगावत कर गए थे क्या? जाहिर बात है कि नहीं, अपने ही देश की एक व्यवस्था, एक जिसके तहत लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना चाहा था, वो एक समय था। आज जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये बीजेपी, आरएसएस, इनकी सरकारों ने जो पूरी संस्थानों को कब्जा कर लिया है, हमारी लड़ाई अब स्टेट से भी हो गई है। ये मुझे ज्यादा बड़ी बात लगती है बनिस्बत के मोहन भागवत वो गद्दार हैं कि गद्दार जैसी भाषा बोल रहे हैं। ये तो ठीक है, वो रोज बोलते रहते हैं, कल फिर कुछ बोल देंगे, तो वो उस परिस्थिति में हमारे यहाँ तो ट्रीजन को लेकर कोई कानून भी नहीं है, गद्दार बोल के कोई कानून भी नहीं है। एक सेडिशन का होता है चार्ज, वो राजद्रोह जैसा, वो एक अलग किस्म का है, उसमें तो किसी को भी कहीं भी फंसा दिया जाता है। तो इस पर भी हमेशा विवाद चलता रहा है। सही मायने में जो देश से गद्दारी कर रहे हैं, अपने देश की खुफिया जानकारी दूसरों को देते हैं, अपने देश का हित बेच देते हैं दूसरे के हाथ में, उन सब के लिए तो कानून ही नहीं है उनको ग्रिल करने के लिए। लेकिन यहाँ पर कोई जुबानी अगर कुछ बोल देता है तो उसके लिए बात है, ये सही बात तो ये है, वैसे कानून होने चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि अगर उन्होंने ये बात कहीं और कही होती, माने हिंदुस्तान से बाहर के किसी देश में भी अगर कही होती तो उनकी जगह जेल होती, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि राहुल जो 1947 में जो हमें आजादी मिली, देखिए यहाँ पर वैचारिक बात वो ज्यादा कह रहे हैं, पर्सनल अटैक से ज्यादा वैचारिक बात कर रहे हैं कि 1947 में हमें जो आजादी मिली उस आजादी को नकार रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मान रहे हैं, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के सूरमा सेनानी जो थे उनके कुर्बानियों को नकार रहे हैं। ये गुनाह है और ये देशद्रोह जैसा है। इसको पूरा वस्तुनिष्ठ के बजाय समझा करके बोली जाने वाली ये बात है कि कैसे ये आप अपने देश के की जो विरासत है उसको नकार रहे और इसलिए ये देशद्रोह के समान है। कोई धारा इसको साबित नहीं कर पाएगी कि ये देशद्रोह है, ये नोशनल है देशद्रोह, धारा में तो साबित नहीं होंगे कि यह देशद्रोह है। उन्होंने तो कहा कि 1900, क्योंकि बहुत लोग कहते रहे कि राजनीतिक आजादी तो अमुक समय पे मिली, असली आजादी तब मिलेगी जब सब समान होंगे, शोषण खत्म हो जाएगा, तो ऐसा बोलना देशद्रोह तो नहीं होता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि जनवरी में 22 जनवरी को जब राम मंदिर बना तब असल आजादी मिली,
तो यहाँ पर एक कंपैरिजन हो रहा है। दो डेट आ गए। एक डेट तो कंगना रनावत ने भी दे रखा था, जब नरेंद्र मोदी आए देश में शासन करने, तब देश आजाद हुआ 2014 में। तो अब उसको भी देशद्रोह नहीं कह सकते मेरे ख्याल से, व्याकरण के इस माने हिसाब से तो नहीं कह सकते, संविधान के हिसाब से नहीं कह सकते। लेकिन जब आप देखेंगे कि आप अपने अतीत में की विरासत को नकार रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी को नकार रहे हैं, संविधान नहीं मानने की परंपरा को बढ़ा रहे हैं, तो आप देशद्रोह की तरफ बढ़ रहे हैं। जी प्रेम भाई, मुझे एक चीज बता दीजिए। मैं इस बात को थोड़ा मैं अटका इसलिए हुआ हूं कि आप कुछ लोगों को लग सकता है कि भाई ये आर्मी डे पे क्यों इतना अटक गए हैं। मुझे मैं उससे नहीं निकल पा रहा हूं। मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये लोग कैसे भूल सकते हैं। जो व्यक्ति 25 जून को काला दिवस, ब्लैक डे, पूरे देश में ब्लॉक लेवल पे भी काला दिवस मनाओ। जो व्यक्ति 14 अगस्त को वो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में, मतलब एक ऐसा आपका कोई आपके साथ खराब हादसा हुआ हो तो क्या हर साल आप उसको याद करेंगे अपने घर में? मतलब ये साधारण सी बात है कि आप अपने घर में भी कोई खराब बात हुई हो, इस देश का विभाजन हुआ था, खराब हुआ था, इसमें कौन सी बात है? अब उसको विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस याद रहता है, आर्मी डे नहीं याद रहता है, जिसमें लोगों ने जिनको लेके आप पुलवामा में झूठ बोल के वहां के हमारे जवान शहीद हो गए, आप वहां अपना शिकार फिकार कर रहे थे, फोटो शूट करवा रहे थे, झूठ करके आप वो इलेक्शन जीते और आर्मी डे में जवानों को भूल गए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये आर्मी डे का भूलना आपको लगता है कि जानबूझ के है कि उनके लिए इन सबका माने ही नहीं है? डल्ले वाला साहब मर रहे हैं तो मरे, 50-51 दिन हो गए हैं। वो व्यक्ति आज या कल अगर उसको अनशन टूट भी जाता है तो वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएंगे, उनके उम्र तो कम हो ही गई है। मैं इस पे पूछ रहा हूं कि ये बिल्कुल ही कोई मतलब नहीं है, अपने अपने धुन में मगन है। प्रेम कुमार भाई सर आनंद जी, सॉरी प्रेम भाई, सॉरी मैं बीच में आनंद जी, मेरे को अर्जेंटली कहीं जाना पड़ेगा, इजाजत देंगे? वो फोन पे फोन आ रहे थे। नहीं, आप निकले, सॉरी है ना। थैंक यू प्रदीप जी। देखिए आनंद जी, कहने को तो ये सरकार सेना के सम्मान की बात और विपक्ष पर सेना के अपमान का हमेशा ठीकरा फोड़ती है और खुद को देशभक्त वाले तरफ में रखती है कि हम बहुत देशभक्त हैं। लेकिन सेना जितनी कमजोर नरेंद्र मोदी जी के शासन काल में हुई, इससे पहले इतनी कमजोर कभी नहीं हुई थी। और कमजोर होने का मतलब हर तरह से कमजोर होना। उसके स्ट्रक्चर को कमजोर किया गया, सीडीएस बनाया गया, उसको रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत उसका दर्जा जो है सेक्रेटरी लेवल से नीचे कर दिया गया, उसकी रिपोर्टिंग कर दी गई। पूरे सेना की एक संरचनात्मक ढांचे पर एक चोट हुई। इसके बाद आप देखिए सेना के सौदे के साथ में पेगासस का सौदा हो जाता है, माने रक्षा सौदे के साथ में पेगासस का इस्तेमाल आम नागरिकों के खिलाफ किया जाता है, अपनी ही सेना का इस्तेमाल अपनी ही जनता के खिलाफ। इसका भी एक उदाहरण है। हम सेना का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर और आसपास में भी देखते रहे हैं कि कैसे होता रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। तो सेना का सम्मान ये सरकार करती है, ये नहीं है। इसका दिखावा जो करती है उसकी भी पोल खुल रही है। जो आप कह रहे हैं कि जब आप जब सेना दिवस नहीं मनाते हैं तो आप उसकी भी पोल खोल रहे हैं, जो आप आज तक दिखावा करते रहे हैं। आपकी चिंता को तो बस इससे ज्यादा शब्द मैं नहीं दे सकता, लेकिन ये इतना है। आगे अगर बात को बढ़ाई जाए। जी जी, कुछ बोल रहे हैं? नहीं, आप अपनी बात 2-3 मिनट में कंप्लीट कर लीजिएगा। हाँ, बस संक्षेप में ही 4-5 लाइन में। देखिए, जो चुनाव आयोग को लेकर के राहुल गांधी ने चिंता जताई, वो पूरी चुनाव प्रक्रिया को लेकर के है। वो पारदर्शिता मांग रहे हैं। वो बता रहे हैं कि इतने वोटों की गिनती जो अचानक वोट जो बढ़ जा रहे हैं लास्ट आवर में, उसका स्पष्टीकरण दीजिए, देश के सामने लाइए। यानी चुनाव प्रक्रिया पर हमारा विश्वास खत्म हो रहा है, उसको पैदा कीजिए। ये बात कर रहे हैं। वो धांधली जैसे शब्द बोल भी नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं हमको विश्वास नहीं है, हमको पारदर्शिता ला दीजिए, मतलब जनता के लिए मांग रहे हैं। और ये इससे भाग रहा है चुनाव आयोग। ये और जो थोड़ी देर पहले उसी बात में उन्होंने कहा था कि इस देश की सारी मशीनरी पर उनका कब्जा हो गया है, उनमें से भी चुनाव आयोग एक है जिस पर उनका कब्जा हो गया है। तो इस हिसाब से उनका भाषण
बहुत संक्षेप में भाषण था, बहुत सारगर्भित भाषण था, बहुत किलर इंस्टिंक्ट के साथ भाषण था। ऐसा भाषण जो कि बिल्कुल हम कह सकते हैं गुथा हुआ भाषण बहुत कम देखने को मिलता है। हमें ये भाषण जो है, ये वक्तव्य, इसका एक एक वाक्य शुरू से अंत तक निरुद्देश्य है ही नहीं, सब उद्देश्य पूर्ण है और हमेशा याद रखा जाएगा। जी